नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। नजर डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। मांझी की मांग पर सीएम नीतीश कुमार के दो टूक, कहा मांगने में कोई दिक्कत नहीं। पटना में इंजीनियर दंपति के घर फांसी पर झूलता मिला महिला का शव। बिहार में ट्रैफिक जवान का घूस लेने का नया तरीका, खुदरा करवाकर ले रहे रिश्वत। और बिहार के नालंदा के हिलसा पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी। अब खबरें विस्तार से। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। राज्यसभा की 5 सीटों में 2 सीट बीजेपी, 2 जदयू और 1 सीट आरजेडी की रही है। एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से राज्यसभा और विधान परिषद की 1 सीट की मांग की गई। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सीट को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। जीतन मांझी की तरफ से 1 सीट मांगे जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि मांगने वाले मांग करते रहते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में जदयू अपने कोटे की राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों में से किसी अन्य दल को देने के मूड में नहीं है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले के विवाद को दरकिनार करते हुए भाजपा के विस्पी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मीडिया के सामने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 30,000 से अधिक मस्जिद पहले हिंदू मंदिर थे। निश्चित रूप से केवल काशी विश्वनाथ की ही बात नहीं है। हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने का अतीत में षड्यंत्र चला है, इतिहास इसका गवाह देता है। मैं कहूँगा कि हमारे जो प्रसिद्ध और पौराणिक स्थान हैं वो दे दें, नहीं तो 30,000 मंदिर पर हम जो मंदिर तोड़ के बनाया गया है मस्जिद, उस पर हमारा दावा रहेगा। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास अपनी ताकत बढ़ा रही। सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना भी अपनी क्षमता बढ़ा रही है। इसके पहले नवंबर 2021 में आई एक अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में LAC पर गांव बना लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, केंद्र सरकार के सचिव, CRPF, BSF और NIA के शीर्ष अधिकारी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तैयारी की समीक्षा को लेकर बैठक की। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश के LAC के ऊपर लगातार गश्ती और पूरी तौर पे चौकस है। लेकिन पिछले सप्ताह एक गश्ती दल चीन का और भारतीय सेना का जो आमना सामना हुआ, उसी के मद्देनजर हमारी भारतीय सेना आर्मी चीफ के द्वारा एक निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 6 डिवीज़न अरुणाचल प्रदेश से मिलता हुआ LAC के ऊपर डिप्लॉयड एक्शन शुरू हो चुका है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एक डिवीज़न के अंदर 16,000 की स्ट्रेंथ होती है और जो लोग डिप्लॉयड हो रहे हैं वो LOC से आतंकवाद और वहाँ पे और भी राष्ट्रीय राइफल के तौर पे कार्यरत थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो LAC के ऊपर डिप्लॉयमेंट हो रही है, उसमें हर हथियारों की चौकसी और माउंटेन वारफेयर के क्वालिफाइड लोगों को भी वहाँ पे डिप्लॉयड किया जा रहा है। इसका कारण ये है कि भारतीय सेना किसी तरह का गलवान के बाद अब अरुणाचल में किसी तरह का दबाव या किसी तरह की साजिश से मतलब अपने आप को पूरी तौर पे चौकस रखना चाहता है और आज इसकी ज़रूरत है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय सेना LAC के ऊपर अरुणाचल में डिप्लॉयड हो रही है, उसमें एयरफोर्स का भी पूरी तौर पे ताल्लुकात और उनकी तालमेल पूरी तौर पे की जा रही है, जिससे कि जरूरत के अनुसार नीड टू नो बेसिस पे जो भी रसद और डिप्लॉयमेंट में आने वाले जरूरतों हैं, उनकी पूर्ति आराम से आपूर्ति की जा सके। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय सेना किसी भी हालत में चीन के किसी भी साजिश को अब मौका नहीं देगी। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के दुर्गापट्टी गांव में सोमवार को ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन, नारेबाजी कर नाराजगी जताई। दरअसल वार्ड नंबर 15 में विद्युत पोल से तार टूटकर गिर जाने के कारण 2 सप्ताह से बिजली सेवा ठप है और विभागीय उदासीनता के कारण इस भीषण गर्मी में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। 6 तारीख से बिजली किसी अचानक घटना से क्या मतलब तार टूट गया। जब हम लोग ग्रामीण 45 आदमी का लाइन टूट जाने से हम लोग ग्रामीण को कहे, मुखिया सरपंच सबको पंचायत बैठाए, वो कोई सुनवाई नहीं लिया। बिजली विभाग ने हम एप्लीकेशन दिए, ऑनलाइन करे, कोई सुनवाई नहीं लिया।
इसके बाद हम लोग मुखिया सरपंच से मोहर साइन सब करवा करके बिजली विभाग को दिए। बिजली विभाग कोई सुनवाई नहीं लिया। हम लोग 45 आदमी बहुत दुखित है। तो वहीं मधुबनी जिले में बिहार विधान परिषद सदस्य अंबिका गुलाब यादव ने जयनगर थाना क्षेत्र के बस्ती पंचायत के ब्राह्मण टोला निवासी किराना व्यवसायी स्वर्गीय श्रवण कपड़ी के परिजनों से भेंट कर सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। मृतक के परिजनों ने एमएलसी को घटना से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि घटना को हुए 13 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा अब तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस अंधेरे में सिर्फ तीर चला रही। पटना सिटी के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में दाई का काम करने वाली एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है। रात में ही फांसी लगाने की बात कही जा रही। फांसी क्यों लगाई गई, मामला क्या है, ये अभी तक प्रशासन को नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है कि वह हरिकृष्ण नाम के व्यक्ति जो दानापुर में पदस्थापित रेलवे में कार्यरत है, 1 महीने से काम कर रही थी। रात में रेल कर्मचारी परिवार सहित सोने चले गए तो वही काम करने वाली भी सोने चली गई। सुबह जब उठे तो लोगों के द्वारा बताया गया कि कामवाली ने फांसी लगा ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये डेंटल कॉलेज के आसपास हुआ है। हमारे यहाँ भी लगभग 5:45 बजे तो फ़ोन गया भाई आपके आवाज़ में ऐसा हो गया। सुन के मैं आया यहाँ तो देखा कि यहाँ पे लेडीज फांसी लगा के तो मालूम किया तो मालूम हुआ कि पुलिस उतार के गई है इसको। कैसे मौत हुई है, क्या पता चला? तो कैसे हुआ पता तो चल नहीं गया अभी तक। इसी जानकारी में फांसी लगा है कि हत्या क्या, ऐसे मैंने फांसी लगा के गोली मारा क्या? नहीं फांसी लगा के होता है। क्या चीज़ में फांसी लगा हुआ था? रेलिंग में बाहर रेलिंग में। हमको फ़ोन गया कि आपके बाढ़ के रहने वाली महिला जो चित्रगुप्त नगर में काम करती थी दाई की, वो फांसी लगा के मर गई। तो हम आनंद फानन में वहाँ से भागे आया। यहाँ आने पर मकान मालिक के द्वारा रोका गया कि जो पुलिस आके और लाश को उतार के गया है, जो पुलिस के आने के बाद आप लोग जाइए। उसके बाद से हम लोग कई बार थाना को फ़ोन किए, एक भी बार मतलब फ़ोन नहीं उठा और न कोई उसके द्वारा प्रक्रिया अभी तक किया गया। वो खाना वाना बना है, खाई है, रात में रही है, मेरी बच्ची है। अच्छा। और रात में रही है और सुबह में बेगा खाए हुए यहाँ काम में आई है और रात में ही ऐसा घटना होता है। फोन आता हाँ, इसमें मकान मालिक का भी हाथ है, किराएदार का हाथ नहीं है। और जो फोन करके पुलिस को बुलाया उसका भी हाथ है। हमको पूरा शक है, विश्वास है। हम थाना में गए, हमको कहता है कि केस करने से क्या फायदा है, कुछ ले दे के सफा कर दीजिए। कौन बोला? पुलिस बोला। हम थाना से होके आ रहे हैं। बिहार में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक ट्रैफिक जवान का है जो घूस ले रहा है। जवान ने कार सवार को रोककर धौंस दिखाते हुए रुपया की मांग की। यही नहीं, वसूली करने वाले जवान ने सिस्टम में आने की बात कही, जिसके बाद कार में मौजूद एक दूसरे व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि घूस वसूलने का यह वीडियो मुजफ्फरपुर के ट्रैफिक के जवान का है। ट्रैफिक जवान वो मुंह में माचिस की तीली फंसाकर घूस मांग रहा है। साथ ही कभी धमकी देता तो कभी कार ड्राइवर को समझाता कि चालान हो जाएगा। दूसरी तरफ कार वाला 100 रुपया दे रहा था और ट्रैफिक पुलिस वाले 200 लेने पड़ रहा था। और तो और वसूली करने वाले जवान ने सिस्टम में आने की भी बात कही, जिसके बाद कार में मौजूद एक दूसरे शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। वह कह रहा है कि साहब को बुलाओ क्या, नहीं तो 200 रुपया दे दो। कार वाला कहता है कि छुट्टे नहीं है। इस पर वह कहता है कि मैं छुट्टे करके 200 रुपया काट कर पैसे वापस लौटा दूंगा। छोड़िए ना, हाथ छोड़िए ना, दूर दीजिए ना, जाइए ना, रखिए ना सर, लाइए ना, हम जाने देते हैं आपको। जल्दी विलम्ब नहीं है, पैसा नहीं है, खुदरा ना है, लीजिए ना, दूगो आप दीजिए ना। आप गार्जियन है, आप जो भी है, हमको जल्दी काम कीजिए, अन्यथा हम सर को बुलाएंगे। सर इसी जगह नहीं है, सर इसी जगह लीजिए ना सर, आप लाइए ना, हम देते हैं खुदरा आपको। नहीं है तो हम खुदरा देते हैं, दूगो हम लेंगे, बेसी नहीं लेंगे जी। नहीं है खुदरा, दूगो हम देते हैं खुदरा आपको, नहीं खुदरा हम काट करके आपको देंगे, दूगो लेंगे हम जल्द। मधुबनी के कलुआही अंचल क्षेत्र अंतर्गत बेलाही गांव में ग्रामीण सड़क बंद हो जाने को लेकर के ग्रामीणों के द्वारा दिए गए आवेदन पर अंचलाधिकारी रसिक लाल टुड्डू और कर्मचारी सह अंचल निरीक्षक अखिलेश कुमार के द्वारा 15 दिन के बाद पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया गया। अंचलाधिकारी ने स्थल निरीक्षण करने के बाद कहा कि मामला अति गंभीर है। रास्ता बंद हो जाने से ग्राम के आधी आबादी को मुख्य सड़क से संपर्क भंग हो गया है। ग्रामीणों से कहा है कि शीघ्र सदर एसडीओ को इस समस्या को लेकर अवगत कराया जाएगा। वैसे स्थानीय प्रशासन के द्वारा देर से किए गए स्थल निरीक्षण उनके कार्यालय कुशलता पर भी सवाल खड़े करती है।
बिहार के पूर्व ब्रिटिश सीएम राज्यसभा सांसद सुशील मोदी नालंदा जिले के हिलसा पहुंचे, जहां माता महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में 1 घंटे का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया कि हिलसा के काली मंदिर में पूजा अर्चना किया, जिसके बाद हरनौत के नीम टोला में सोनू से मिलना हुआ ताकि उसे किस तरह की मदद की जाए वह जाकर मिले। इतना ही नहीं, जातीय जनगणना पर भी उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी इसका विरोध नहीं करती। काली मंदिर जो बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, लोगों की बहुत बड़ी आस्था है इस मंदिर के प्रति। यहाँ पर 1 घंटा का लोगों ने निर्माण करवाया है, तो उसी घंटा के को प्रारंभ करने के लिए मैं यहाँ पर आया। उसके बाद परवलपुर जाऊँगा और फिर हरनौत के पास जहाँ पर वो सोनू नाम का बच्चा जो है उससे भी मिलूँगा, जो पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है, और उसको क्या मदद की जा सकती है, ताकि हम चाहेंगे कि उसकी पूरी शिक्षा दीक्षा का जो भी खर्च होगा हम वहन करने के लिए तैयार हैं। वो करेंगे तो बच्चे से भी मिलेंगे। तो मुख्य रूप से तो आने का उद्देश्य यही है। और देखिए, जहाँ तक बिहार में जातीय गणना का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इसके विरोध में नहीं रही है। जब विधानसभा से और विधान परिषद से प्रस्ताव पारित हुआ तो दोनों बार उस प्रस्ताव में हम शामिल थे। और इतना ही नहीं, तो उड़ीसा विधानसभा से भी जो प्रस्ताव पारित हुआ सर्वसम्मत, उसमें भी बीजेपी शामिल थी। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया था दिल्ली मिलने के लिए, उसमें भी बीजेपी शामिल थी। झारखंड का भी जो प्रतिनिधिमंडल गया था, उसमें भी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश शामिल थे। तो क्यों गए थे मिलने के लिए? इसलिए मिलने के लिए गए थे, मांग करने गए थे कि जातीय गणना कराई जाए। केंद्र की सरकार ने असमर्थता जाहिर की है कि उनके लिए कराना संभव नहीं है। पहले भी जब चिदम्बरम साहब थे यूपी के समय, तो उन्होंने भी असमर्थता जाहिर की थी। लेकिन कोई राज्य अगर कराना चाहे तो स्वतंत्र है। तो इसलिए बीजेपी कभी भी जातीय गणना के विरोध में नहीं रही है, और हर स्तर पर हम लोगों ने इस मांग के साथ अपने आप को जोड़ा है। हम उसके मांग के साथ हम लोग रहे हैं। यहाँ तक कि संसद में 2010 में जो सामाजिक आर्थिक जातीय गणना का प्रस्ताव आया था, तो बीजेपी की ओर से श्री गोपीनाथ मुंडे, श्री हुकुमदेव नारायण यादव, इन लोगों ने उसका समर्थन किया था। तो इसलिए हम जातीय गणना के पक्ष में हैं। तो कुल मिलाकर और बिहार के अंदर बीजेपी जेडीयू की सरकार बहुत बेहतर तरीके से चल रही है, और ये सरकार ने जो काम किया है नीतीश जी के नेतृत्व में, वैसा काम कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती। जातीय जनगणना पर बीजेपी कोटे से मंत्री मंगल पांडे ने बयान दिया है। नीतिगत विषय पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद योग्य स्थानों पर जवाब देते हैं। जातीय जनगणना पर बीजेपी के द्वारा देरी किए जाने पर कहा है कि ऐसी बात नहीं है, कोरोना चुनाव के कारण देरी हुई है। तो वहीं पीएमसीएच में चमकी बुखार से बच्चे की मौत पर मंत्री ने कहा कि कोई मौत होती है तो वह चिंताजनक है। का विषय है। कुल मिला के हम सब लोग को लगातार प्रयास करते रहना। सवाल ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है या नहीं? देखिए, परिवार नियोजन का कार्यक्रम 1952 में इस देश में शुरू हुआ, तो वो आपने कह दिया। तो 70 सवाल है कि कानून की जरूरत है कि नहीं? 70 वर्ष, जिस तरह से संख्या विस्फोट 70 वर्ष पूर्व जिस व्यवस्था की ओर उस समय की तत्कालीन सरकार का ध्यान गया था, 70 साल पूर्व ही उस समय की तत्कालीन सरकार ने इस बात की आवश्यकता महसूस की थी कि देश को हमको समेकित रूप से दुनिया के सामने विकसित बनाना है, देश को संपूर्ण रूप से विकास की ओर ले जाना है। तो परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाना होगा, परिवार को नियोजित रखना होगा, शिक्षित रखना होगा, ऐसे परिवेश पैदा करने होंगे जिसमें हम लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दे सके, बेहतर तरीके से कृषि उत्पादन कर सकें, कृषि का व्यवसाय कर सकें। इन सारी चीज़ों पे ध्यान रहता है, और ओवरऑल जो विषय है वो विकास से जुड़ा होता है, डेवलपमेंट से जुड़ा होता है। आप देखेंगे कि जहाँ ये TFR 2 के आसपास रहता है, वहाँ का पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होता है और लोग बेहतर जीवन जीते हैं। तो कैसे हमारे देशवासी बेहतर जीवन जिए, इसका प्रयास हमको लगातार। राजधानी के बापू सभागार में एकम के द्वारा 21 मई को मुक्ति गुरु श्री प्रीता जी और श्री कृष्णा जी के द्वारा एक्सपीरियंस एनलाइटमेंट शुरू किया जा रहा है। इसके बाद 2022 और 23 में दुनिया के 6 महाद्वीप में विश्व की यात्रा की जाएगी। इस मुक्ति दीक्षीय कार्यक्रम में और भी मुनीष शामिल होंगे। 21 मई को बापू सभागार में दोपहर 3 बजे से 7 बजे के दरमियान एक्सपीरियंस एनलाइटनमेंट अर्थात मुक्ति का अनुभव, इस विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये एकम की आयोजन होगी, जिसके लिए
अलग अलग क्षेत्रों से लोग बिहार में आएंगे, जो बिहार के पटना के खास करके लोग हैं इसमें शामिल होने वाले हैं। ये प्रक्रिया संपूर्णतः मुक्ति से संबंधित है। मुक्ति एक ऐसा अनुभव है जो एक व्यक्ति को खुद से और सबसे जोड़ने वाला या एकत्व की एक सुंदर स्थिति देने वाला अनुभव है, जहाँ पर आप एक शांति की गहरी स्थिति में, एक अवस्था में रहते हुए, एक सुंदर अवस्था में रहते हुए जीवन को जी पाते हैं। तो इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर श्री कृष्णा जी और श्री प्रीता जी, जो स्वयं इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहेंगे, आप दोनों पटना पहली बार आने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम को यहाँ पर खुद कंडक्ट करने जा रहे हैं। अब हम सोचेंगे कि बिहार में पहली बार और इतने दूर से आ रहे हैं तो क्या कारण हो सकता है। फिलहाल आज के खबर में तैयार, आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। राज्यसभा की 5 सीटों में 2 सीट बीजेपी, 2 जदयू और 1 सीट आरजेडी की रही है। एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से राज्यसभा और विधान परिषद की 1 सीट की मांग की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा की सीट को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। जीतन राम मांझी की तरफ से 1 सीट मांगे जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि मांगने वाले मांग करते रहते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में जदयू अपने कोटे की राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों में से किसी अन्य दल को देने के मूड में नहीं है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले के विवाद को दरकिनार करते हुए भाजपा के विस्पी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मीडिया के सामने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 30,000 से अधिक मस्जिद पहले हिंदू मंदिर थे। निश्चित रूप से केवल काशी विश्वनाथ की ही बात नहीं है। हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने का अतीत में षड्यंत्र चला है, इतिहास इसका गवाह देता है। मैं कहूँगा कि हमारे जो प्रसिद्ध और पौराणिक स्थान हैं वो दे दें, नहीं तो 30,000 मंदिर पर हम जो मंदिर तोड़ के बनाया गया है मस्जिद, उस पर हमारा दावा रहेगा। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के दुर्गापट्टी गांव में सोमवार को ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन नारेबाजी कर नाराजगी जताई। दरअसल वार्ड नंबर 15 में विद्युत पोल से तार टूटकर गिर जाने के कारण 2 सप्ताह से बिजली सेवा ठप है और विभागीय उदासीनता के कारण इस भीषण गर्मी में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। 6 तारीख से बिजली किसी अचानक घटना से क्या मतलब तार टूट गया। जब हम लोग ग्रामीण 45 आदमी का लाइन टूट जाने से हम लोग ग्रामीण को कहे, मुखिया सरपंच सबको पंचायत बैठाए, वो कोई सुनवाई नहीं लिया। बिजली विभाग ने हम एप्लीकेशन दिए, ऑनलाइन करे, कोई सुनवाई नहीं लिया। इसके बाद हम लोग मुखिया सरपंच से मोहर साइन सब करवा करके बिजली विभाग को दिए। बिजली विभाग कोई सुनवाई नहीं लिया। हम लोग 45 आदमी बहुत दुखित है। वहीं मधुबनी जिले में बिहार विधान परिषद सदस्य अंबिका गुलाब यादव ने जयनगर थाना क्षेत्र के बस्ती पंचायत के ब्राह्मण टोला निवासी किराना व्यवसायी स्वर्गीय श्रवण कपड़ी के परिजनों से भेंट कर सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। मृतक के परिजनों ने एमएलसी को घटना से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि घटना को हुए 13 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा अब तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस अंधेरे में सिर्फ तीर चला रही। पटना सिटी के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में दाई का काम करने वाली एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी है। रात में ही फांसी लगाने की बात कही जा रही है। फांसी क्यों लगाई गई, मामला क्या है, यह अभी तक प्रशासन को नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है कि वह हरिकृष्ण नाम के व्यक्ति जो दानापुर में पदस्थापित रेलवे में कार्यरत है, 1 महीने से काम कर रही थी। रात में रेल कर्मचारी परिवार सहित सोने चले गए तो वही काम करने वाली भी सोने चली गई। सुबह जब उठे तो लोगों के द्वारा बताया गया कि कामवाली ने फांसी लगा ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये डेंटल कॉलेज के आसपास हुआ है। हमारे यहाँ भी लगभग 6:45 बजे तो फ़ोन गया भाई आपके बाद में ऐसा हो गया। सुन के मैं आया यहाँ तो देखा कि यहाँ पे लेडीज फांसी लगा के, तो मालूम किया तो मालूम हुआ कि पुलिस उतार के गई है इसको। कैसे मौत हुई है, क्या पता चला? तो कैसे हुआ पता तो चल नहीं रहा है अभी तक।
इसी जानकारी में फांसी लगा है कि हत्या कैसे मैंने फांसी लगा के गोली मारा क्या? नहीं फांसी लगा दूँगा। क्या चीज़ में फांसी लगा हुआ था? रेलिंग में बाहर में। बाहर रेलिंग में। हमको फ़ोन किया कि आपके बाढ़ के रहने वाली महिला जो चित्रगुप्त नगर में काम करती थी दाई की, वो फांसी लगा के मर गई। तो हम आनन फानन में वहाँ से भागे आए। यहाँ आने पर मकान मालिक के द्वारा रोका गया कि जो पुलिस आके और लाश को उतार के गया है, जो पुलिस के आने के बाद आप लोग जाइए। उसके बाद से हम लोग कई बार थाना को फ़ोन किए, एक भी बार मतलब फ़ोन नहीं उठा और न कोई उसके द्वारा प्रक्रिया अभी तक किया गया। वो खाना वाना बना है, खाई है, रात में रही है, मेरी बच्ची है। अच्छा। और रात में रही है और सुबह में बेगा खाए हुए यहाँ काम में आई है, और रात में ही ऐसा घटना होता है। फोन आता है। हाँ, इसमें मकान मालिक का भी हाथ है, किराएदार का हाथ नहीं है, और जो फोन करके पुलिस को बुलाया उसका भी हाथ है। हमको पूरा शक है, विश्वास है। हम थाना में गए, हमको कहता है कि केस करने से क्या फायदा है, कुछ ले दे के सफा कर दीजिए। कौन बोला? पुलिस बोला। हम थाना से होके आ रहे हैं। बिहार में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक ट्रैफिक जवान का है जो घूस ले रहा है। जवान ने कार सवार को रोककर धौंस दिखाते हुए रुपया की मांग की। यही नहीं, वसूली करने वाले जवान ने सिस्टम में आने की बात कही, जिसके बाद कार में मौजूद एक दूसरे व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि घूस वसूलने का यह वीडियो मुजफ्फरपुर के ट्रैफिक के जवान का है। ट्रैफिक जवान वो मुंह में माचिस की तीली फंसाकर घूस मांग रहा है। साथ ही कभी धमकी देता तो कभी कार ड्राइवर को समझाता कि चालान हो जाएगा। दूसरी तरफ कार वाला 100 रुपया दे रहा था और ट्रैफिक पुलिस वाले 200 लेने पड़ रहा था। और तो और वसूली करने वाले जवान ने सिस्टम में आने की भी बात कही, जिसके बाद कार में मौजूद एक दूसरे शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। वह कह रहा है कि साहब को बुलाओ क्या, नहीं तो 200 रुपया दे दो। कार वाला कहता है कि छुट्टे नहीं है। इस पर वह कहता है कि मैं छुट्टे करके 200 रुपया काट कर पैसे वापस लौटा दूंगा। छोड़िए ना, हाथ छोड़िए, आप ही का लड़का है, दूर दीजिए ना, जाइए ना, रखिए ना सर, लाइए ना, हम जाने देते हैं आपको। जल्दी खुदरा विलम्ब नहीं है, पैसा सर नहीं है, खुदरा ना है, लीजिए ना, दूगो आप दीजिए ना, आप गार्जियन है, आप जो भी है, हमको जल्दी काम कीजिए, अन्यथा हम सर को बुलाएंगे। सर इसी जगह नहीं है, सर इसी जगह लीजिए ना सर, आप लाइए ना, लीजिए ना, हम देते हैं खुदरा आपको, नहीं है तो हम खुदरा देते हैं, दूगो हम लेंगे, बेसी नहीं लेंगे जी, नहीं है खुदरा, दूगो हम देते हैं खुदरा आपको, ना खुदरा हम काट करके आपको देंगे, दूगो लेंगे हम जल्दी। मधुबनी के कलवाही अंचल क्षेत्र अंतर्गत बेलाही गांव में ग्रामीण सड़क बंद हो जाने को लेकर के ग्रामीणों के द्वारा दिए गए आवेदन पर अंचलाधिकारी रसिक लाल टुड्डू और कर्मचारी सह अंचल निरीक्षक अखिलेश कुमार दुख के द्वारा 15 दिन के बाद पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया गया। अंचलाधिकारी ने स्थल निरीक्षण करने के बाद कहा कि मामला अति गंभीर है। रास्ता बंद हो जाने से ग्राम के आधी आबादी को मुख्य सड़क से संपर्क भंग हो गया है। ग्रामीणों से कहा है कि शीघ्र सदर एसडीओ को इस समस्या को लेकर अवगत कराया जाएगा। वैसे स्थानीय प्रशासन के द्वारा देर से किए गए स्थल निरीक्षण उनके कार्यालय कुशलता पर भी सवाल खड़े करती है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम राज्यसभा सांसद सुशील मोदी नालंदा जिले के हिलसा पहुंचे, जहां माता महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान मंदिर परिसर में 1 घंटे का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया कि हिलसा के काली मंदिर में पूजा अर्चना किया, जिसके बाद हरनौत के नीमटोला में सोनू से मिलना हुआ ताकि उसे किस तरह की मदद की जाए, वह जाकर मिले। इतना ही नहीं, जातीय जनगणना पर भी उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी इसका विरोध नहीं करती। काली मंदिर जो बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, लोगों की बहुत बड़ी आस्था है इस मंदिर के प्रति। यहाँ पर एक घंटा का लोगों ने निर्माण करवाया है, तो उसी घंटा के को प्रारंभ करने के लिए मैं यहाँ पर आया। उसके बाद परवलपुर जाऊँगा और फिर हरनौत के पास जहाँ पर वो सोनू नाम का बच्चा जो है उससे भी मिलूँगा, जो पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है, और उसको क्या मदद की जा सकती है, ताकि हम चाहेंगे कि उसकी पूरी शिक्षा दीक्षा का जो भी खर्च होगा हम वहन करने के लिए तैयार हैं, वो करेंगे। तो सब बच्चे से भी मिलेंगे, तो मुख्य रूप से तो आने का उद्देश्य यही है। और देखिए, जहाँ तक बिहार में जातीय गणना का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इसके विरोध में नहीं रही है। जब विधानसभा से और विधान परिषद से प्रस्ताव पारित हुआ तो दोनों बार उस प्रस्ताव में हम शामिल थे, और इतना ही नहीं तो उड़ीसा विधानसभा से भी जो प्रस्ताव पारित हुआ सर्वसम्मत, उसमें भी बीजेपी शामिल थी। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया था दिल्ली मिलने के लिए, उसमें भी बीजेपी शामिल थी। झारखंड का भी जो प्रतिनिधिमंडल गया था, उसमें भी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश शामिल थे।
तो क्यों गए थे मिलने के लिए? इसलिए मिलने के लिए गए थे, मांग करने गए थे कि जाति गणना कराई जाए। केंद्र की सरकार ने असमर्थता जाहिर की है कि उनके लिए कराना संभव नहीं है। पहले भी जब चिदम्बरम साहब थे यूपी के समय तो उन्होंने भी असमर्थता जाहिर की थी। लेकिन कोई राज्य अगर कराना चाहे तो स्वतंत्र है, तो इसलिए बीजेपी कभी भी जातीय गणना के विरोध में नहीं रही है और हर स्तर पर हम लोगों ने इस मांग के साथ अपने आप को जोड़ा है। हम उसके मांग के साथ हम लोग रहे हैं, यहाँ तक कि संसद में 2010 में जो सामाजिक आर्थिक जातीय गणना का प्रस्ताव आया था तो बीजेपी की ओर से श्री गोपीनाथ मुंडे, श्री हुकुंदर नारायण यादव, इन लोगों ने उसका समर्थन किया था। तो इसलिए हम जातीय गणना के पक्ष में हैं। तो कुल मिलाकर और बिहार के अंदर बीजेपी जेडीयू की सरकार बहुत बेहतर तरीके से चल रही है और ये सरकार ने जो काम किया है नीतीश जी के नेतृत्व में, वैसा काम कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती। जातीय जनगणना पर बीजेपी कोटे से मंत्री मंगल पांडे ने बयान दिया है। नीतिगत विषय पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद योग्य स्थानों पर जवाब देते हैं। जातीय जनगणना पर बीजेपी के द्वारा देरी किए जाने पर कहा है कि ऐसी बात नहीं है, कोरोना चुनाव के कारण देरी हुई है। तो वहीं पीएमसीएच में चमकी बुखार से बच्चे की मौत पर मंत्री ने कहा कि कोई मौत होती है तो वह चिंताजनक है। खुद का विषय है, कुल मिला के हम सब लोग को लगातार प्रयास करते रहना। सवाल ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है या नहीं? देखिए, परिवार नियोजन का कार्यक्रम 1952 में इस देश में शुरू हुआ। वो आपने कह दिया। तो 70 सवाल है कि कानून की जरूरत है कि नहीं? 70 वर्ष, जिस तरह से संख्या विस्फोट 70 वर्ष पूर्व जिस व्यवस्था की ओर उस समय की तत्कालीन सरकार का ध्यान गया था, 70 साल पूर्व ही उस समय की तत्कालीन सरकार ने इस बात की आवश्यकता महसूस की थी कि देश को हमको समेकित रूप से दुनिया के सामने विकसित बनाना है, देश को संपूर्ण रूप से विकास की ओर ले जाना है। तो परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाना होगा, परिवार को नियोजित रखना होगा, शिक्षित रखना होगा, ऐसे परिवेश पैदा करने होंगे जिसमें हम लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दे सके, बेहतर तरीके से कृषि उत्पादन कर सकें, कृषि का व्यवसाय कर सकें। इन सारी चीज़ों पे ध्यान रहता है और ओवरऑल जो विषय है वो विकास से जुड़ा होता है, डेवलपमेंट से जुड़ा होता है। आप देखेंगे कि जहाँ ये TFR 2 के आसपास रहता है वहाँ का पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होता है और लोग बेहतर जीवन जीते हैं। तो कैसे हमारे देशवासी बेहतर जीवन जिए, इसका प्रयास हमको लगा